ये कहानी वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से शुरू होती है, जहाँ एक सुनसान सड़क पर रिची और हेली नाम का कपल क्लाइंबिंग करते हुए दिखता है। जैसे ही रिची ऊपर पहुँचता है, उसे एक गंदे पानी से भरी नदी दिखाई देती है। जीत की खुशी में वो हेली को ऊपर आने का इशारा करता है। हेली ऊपर चढ़ते समय फिसल जाती है और हवा में लटक जाती है। वो खुद को संभालकर फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है और रिची को पुकारती है। रिची को ऊपर न देखकर वो परेशान हो जाती है। अचानक अपने चेहरे पर खून की कुछ कतरे देखकर वो हैरान रह जाती है। उसकी नजर रिची पर पड़ती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे जोर से कोई ऊपर खींचने लगता है। वो जल्दी से रस्सी काटकर खुद को संभालती है, पर गिर जाती है। वहाँ उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इसी दौरान उसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इन्हें सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की ओर भागती है, लेकिन तभी उसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नजर इस इलाके में होने वाली वारदातों पर जाती है, जहां न्यूज में एक के बाद एक लापता गाड़ियों की बात होती है। लोग इस इलाके में विचक्राफ्ट, जादू टोना को देखने का भी दावा करते हैं। हम फिर इस इलाके में एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। यात्रा के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे बढ़ता न देखकर खुद को देर में पाता है। वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहां वो उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते उसे कई घंटे यहीं पर गुजारने पड़ेंगे। ये सब सुनकर क्रिस परेशान होता है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। खुद को ट्रैफिक में फंसा देखकर वो गाड़ी को वापस घुमाता है, जहां वो अपने देर होने की खबर उस कंपनी को देता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन कट जाता है। अब फोन की तलाश में उसकी नजर गैस स्टेशन के एक बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और इनके बीच से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। वो गाड़ी से उतरकर कंपनी को सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से संपर्क नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर के दूसरे रास्ते से जाने के लिए पूछता है, लेकिन वह उसकी बातों को अनदेखा करता है। तभी उसकी नजर वहां पर लगे एक नक्शे पर पड़ती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो उसे इस रास्ते से जाने की सलाह देता है। तब वो गाड़ी लेकर इस रास्ते की ओर रवाना हो जाता है, जहां वो घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां उसे एक शॉर्टकट रास्ते का एक बूथ दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की ओर ले जाता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए हिरण पर जाती है और उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्रिस इस हादसे में बच जाता है। इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर उसकी ओर आते हैं, जहां वो उसका हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए क्रिस उनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही वो उनसे गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां फ्रांसी उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कांटों वाली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। उनकी एक सहेली पीछे के एक गैस स्टेशन पर कॉल करने को कहती है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसी गाड़ियों की देखभाल के लिए वहीं रुक जाते हैं। रास्ते के दौरान उनकी नजर एक नेवले पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने उसे बीच में ही काटकर फेंक दिया हो। थोड़ा दूर जाकर उन्हें जंगलों में गाड़ियों के जलते टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। वहीं हम फ्रांसी और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से हलचल महसूस होती है और इवान उसे देखने वहां जाता है, लेकिन फ्रांसी उसे वहां न पाकर परेशान हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ चलते चलते उसकी नजर इवान के जूते पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है, उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो उसे देखकर रोने लगती है। लेकिन तभी कोई व्यक्ति उसके पीछे से हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं हम बाकी के लोगों को सड़क के आखिरी में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उनकी नजर एक घर पर जाती है। वो मदद मांगने के लिए घर की ओर जाते हैं। क्रिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ उनकी नजर टेबल पर पड़े खाने पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर की सफाई नहीं हुई। दूसरी ओर चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो फ्रिज में ढेर सारे इंसानी अंगों को देखता है। जैसी को भी कमरे में वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसने उनकी गाड़ी के एक टायर को डैमेज किया था। ये सब देखकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं।
तभी क्रिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां उसे एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के साथ आती हुई दिखाई देती है। अब चारों पिछले दरवाजे से भागते दिखाई देते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से चारों खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कातिल को अंदर की ओर आता देखते हैं। अंदर आकर वो फ्रेंसी की लाश को जमीन पर फेंकता है। हमारी नजर क्रिस और जेसी पर जाती है, जो उसकी लाश को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रेंसी की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तीखे औजारों से उसे काटने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जैसे ही कार्ले चिल्लाने लगती है, तभी स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद आदमखोर लाश को खाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। मौका पाकर सभी लोग वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर की नजर उन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी घर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते आदमखोर उन्हें ढूंढने उनके पीछे आ जाते हैं। क्रिस उनकी गाड़ियां चुराने का प्लान बनाता है। वो चिल्लाते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। अब स्कॉट को जंगल में भागते देखते हैं। जैसे ही उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ती है, वो उसकी ओर जाने लगता है। तभी एक तीर उसके सीने से आर पार हो जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। दिन ढलने से शाम हो जाती है और वो आदमखोर तीनों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर तीनों थककर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्ले उन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वे पलट कर देखते हैं, उन्हें सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देखकर वे खुश हो जाते हैं। हम तीनों को ऊपर चढ़ते देखते हैं। ऊपर उन्हें कोई न मिलने पर वे उदास हो जाते हैं। फिर जेसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो क्रिस की नम पट्टी करती है। दूसरी ओर कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी नजर नीचे से गुजरते हुए उन 3 आदमखोरों पर पड़ती है। वे तीनों टावर पर चढ़ते दिखाई देते हैं। उन्हें ऊपर आता देखकर क्रिस एंट्री गेट पर सामान रखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उन्हें रेडियो से कॉल आती है। कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां रखे बॉक्स की मदद से टावर की खिड़की तोड़ डालती है। क्रिस की नजर टावर के नीचे पेड़ों पर जाती है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर कूदते दिखते हैं। नीचे खड़े आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें आता देख तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते दिखते हैं। एक खतरे को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के करीब पहुंच जाता है। मौके पर वो उसके चेहरे पर वार करके उसे 2 टुकड़ों में कर देता है। क्रिस खुद को संभालते हुए उठता है। तभी उसे अपने पीछे गाड़ी का शोर सुनाई देता है। उसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है। वो भागता है और उस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक तीर उसकी आंख से आर पार हो जाता है। तब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है। फिर क्रिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब हम उस घर को देखते हैं जहाँ उन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था। जैसे ही वो एक आंख वाला आदमखोर जेसी को मारने लगता है, उसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है। क्रिस उस पर गाड़ी चलाते हुए उसे कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते हुए वो आखिरी बचे जानवर को भी एक नुकीले तीर से हमला करके मार डालता है। क्रिस जेसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। इसी बीच एक आदमखोर फिर से उस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता देखकर जेसी अपने पास रखे तीर की मदद से उसे मार डालती है। अब वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसी बीच क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है। इसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे उस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब हम फिर से उस सड़क को देखते हैं जहां वे दोनों उस ट्रक के जरिए गैस स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रक को आता देखकर स्टेशन मालिक डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस ट्रक से उतरता है और वहां पर लगे उस मैप को उतारता है और रवाना हो जाता है।